दोस्तों दिल्ली सल्तनत, वो सल्तनत जिसने इंडिया में पूरे मुस्लिम एम्पायर का जो स्थापना थी वो की थी। आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन वन शॉट द टर्किश इन्वेजन। ट्रस्ट मी, पूरे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज मैं आपको उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य कौशिक। आप लोग प्यार से मुझे आदि भैया बुला सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इन सुपर वन शॉट द चैप्टर टर्किश इन्वेजन। व्हाई सुपर वन शॉट? बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो आपको कोई और वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। दिस इज माय प्रॉमिस। तो चलो भाई, आज की इस अमेजिंग फैंटास्टिक क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर होने वाला है जहां की हम बात करेंगे गुलामों से सुल्तान तक की दिल्ली की कहानी। तो दोस्तों सबसे पहले टर्क्स की बात करी जाएगी, जिसमें दो नाम आएंगे, महमूद ऑफ गजनी एंड दूसरा आएगा मोहम्मद घोरी। इन दोनों के इन्वेजन्स की बात की जाएगी, इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात की जाएगी। फिर होगी बात भारत में मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी की। फिर आगे बढ़ेंगे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और घियासुद्दीन बलबन पे जाके चैप्टर को खत्म करेंगे। मजेदार कहानियों से भरपूर चैप्टर होने वाला है। मस्ती से एक तो कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ बबुआ, तभी मजा आएगा पढ़ाई में, है ना। और जहां जहां अंडरलाइन करता जाऊं वहां वहां बस लिखते जाना, बाकी मामला सॉर्टेड है। चलिए भैया, अब ये देखिए ध्यान से, क्या है ये है सेंट्रल एशिया, जिसमें भारत भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सेंट्रल एशिया में एक समय था जब पूरा का पूरा, अच्छा लास्ट चैप्टर आपको याद है हमने पढ़ा था, है इस्लामिक एम्पायर्स, कि किस तरीके से खलीफा का जन्म हुआ, किस तरीके से खलीफा ने सेंट्रल एशिया में अपनी पावर बनाई। वहीं से ये चैप्टर अब आगे कहानी को कंटिन्यू करेगा। तो अब्बासिद, है ना, अब्बासिद खलीफत, जो उस समय खलीफा थे, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर हुआ करते थे। इनके समय में जो इनका एम्पायर था वो बहुत ज्यादा रिच एम्पायर था, बहुत ज्यादा वॉर में बहुत अच्छा एम्पायर था। जो अब्बासिद खलीफत थे ये थ्राइव्ड कल्चरली इन द 8th एंड 9th सेंचुरीज। इनको जाना जाता था इनकी वाइटैलिटी और ब्रिलियंस के लिए आर्ट्स, कल्चर और गवर्नेंस में। तो मतलब ये शानदार एम्पायर था। बट बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी जो पॉलिटिकल पावर्स थे अब्बासिद के वो डिक्लाइन हो गए, वो कम हो गए। और दोस्तों जब भी कभी आप देखेंगे इतिहास में एक सेंट्रल अथॉरिटी पावर डिक्लाइन होती है तो वहां जन्म होता है, हमेशा वहां जन्म होता है इंडिपेंडेंट रूलर्स का। इंडिपेंडेंट रूलर्स का। दिस इज प्रूव्ड, है ना, कि भैया कहीं पे अगर आप देखिए एक बड़ा एम्पायर था, धीरे धीरे ये एम्पायर छोटा हुआ तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूट जाएगा। यही होता है, हर पार्ट अपने आप में एक इंडिविजुअल एम्पायर बन के निकलेगा। अब बात करते हैं राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एक एक करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज करना शुरू करेंगी। तो एक समय पे जो माइटी अब्बासिद एम्पायर था अब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, जिसके कारण कई छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने लगे हैं। जिनको जो रूल कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, वो टर्क्स लोग हैं, है ना, टर्किश लोग हैं। और प्रीवियसली ये वही लोग हैं जिन्होंने खलीफा की आर्मी में सर्व करा है। तो खलीफा की आर्मी में जो लोग जनरल हुआ करते थे एक समय में, अब वो अपने आप को एक खुद में एक रूलर घोषित कर चुके हैं कि अब ये पूरे एम्पायर का लीडर कौन है, मैं हूं, हम किसी खलीफा के अंडर नहीं आते, वी आर इंडिपेंडेंट नाउ। और इन्हीं में दो नाम आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दो नाम आते हैं जिनकी कहानियां हमें आज पढ़नी है, हु आर द मोस्ट पावरफुल। पहले है, शॉर्ट में लिख देते हैं, अच्छा पहले गलत हो गया, पहले है महमूद गजनी के, गजनी के महमूद, है ना, और दूसरे हैं मोहम्मद घोरी, है ना। ये दो नाम आते हैं, महमूद MHD लिख दिया, समझ जाना, महमूद ऑफ गजनी और घोरी। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे इन्होंने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ द टर्किश स्टेट्स। अब आपको दिख रहा है कि जो अब्बासिद एम्पायर है वो पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो गया है और एक एक करके जो टर्किश एम्पायर्स हैं ये बड़े हो रहे हैं। टर्किश स्टेट, तो टर्क्स एस्टैब्लिश्ड इंपॉर्टेंट स्टेट्स इन फॉर्मर अब्बासिद रीजन। इसमें से दो प्रोमिनेंट स्टेट्स थे, एक तो गजनी था और एक था घोर।
एक था गजनी, एक था घोर, यही वो दो कहानियां हैं। महमूद ऑफ गजनी आएगा और मोहम्मद घोरी आएगा घोर से। अब बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी की। दोस्तों ये देखने में जितना ईविल लगता है उतना ही ज्यादा ईविल भी है। रियल में भी ये बहुत ज्यादा ईविल था, लेकिन इसे कहा जा सकता है कि ये एक एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा एम्बिशियस रूलर था। इसके सपने बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, क्योंकि ये पहले से अब्बासिद एम्पायर में आर्मी जनरल रह चुका था। तो इसने डिसाइड करा कि जितनी बड़ी एम्पायर अब्बासिद एम्पायर था उससे भी बड़ा मुझे अपना एम्पायर बनाना है, तो मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। और स्ट्रॉन्ग आर्मी कहां से आएगी? पैसे से आएगी। अब ध्यान से देखो, इसका जो एम्बिशन था और इसका मिलिट्री कैंपेन, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी was a powerful and ambitious ruler. He invaded India 17 times over 25 years. दोस्तों इसने भारत पे 17 बार अटैक करा और लूटा। 1001 से लेके 1025 सीई तक इसने 17 टाइम्स लूटा इंडिया को 25 इयर्स में। इसका एम था, इसका सपना था एक लार्ज और वेल इक्विप्ड आर्मी बनाना, अपने किंगडम को एक्सपैंड करना एंड प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम सेंट्रल एशियन एनिमीज। लेकिन इसका एक गोल नहीं था, टू रूल इंडिया। ये आपको समझना है कि ये सिर्फ इंडिया आता था लूट पाट करने, क्योंकि इसको पता है कि इंडिया में बहुत पैसा है ना, बहुत पैसा है इंडिया में, लूटो और जाओ। इसको इंडिया में रूल करने में 0% इंटरेस्ट था। क्लियर है? इतना अपने को क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो भाई यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसके रीजंस क्या रहे होंगे इंडियन इन्वेजन के? एज द नेम सजेस्ट, महमूद को चाहिए था भैया पैसा। किसके लिए? अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए, अपनी मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इसको पैसा चाहिए। दूसरा, अट्रैक्टेड बाय द रिचेस ऑफ द नॉर्थ इंडियन टेंपल्स। नॉर्थ इंडिया में जो टेंपल्स थे वो उनके पास कितना पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात हैं, इसके चर्चे दोस्तों बहुत दूर दूर तक हुआ करते थे। बहुत दूर दूर तक इसके चर्चे हुआ करते थे और इसीलिए ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। तीसरा, टारगेटेड वेल्दी टेंपल्स लाइक दोस इन सोमनाथ। और ये हमेशा टारगेट करता था वही मंदिरों को जहां बहुत पैसा है, जैसे कि भारत का सोमनाथ मंदिर। और रिपीटेडली प्लंडर्ड इंडियन किंगडम्स फॉर ट्रेजर। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार इसने इंडिया को अटैक करा, इंडिया को इन्वेड करा, लूटा, ताकि ये और ज्यादा पैसा निकाल सके, और ज्यादा इंडिया का खजाना लूट सके। इसका यही इकलौता गोल था। कंडीशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया इसकी वजह से क्या थे? इस समय भारत के क्या हाल थे समझो। इंडिया में इस समय क्या स्टोरी चल रही थी? इंडिया को इस समय एक यूनिटी की जरूरत थी, लेकिन उस समय इंडिया था डिवाइडेड और यूनिटी की कमी थी। हमारे देश में राजपूत किंगडम्स तो थे, लेकिन सब आपस में म्यूचुअल राइवलरीज में लगे थे, सब लड़े पड़ रहे थे आपस में। फेल टू अंडरस्टूड द एड्रेस द थ्रेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन। और ये सब आपस की लड़ाई के चक्कर में बाहर से आने वाले खतरे को समझ नहीं पाए सही समय पे, है ना। फेल्ड टू अंडरस्टैंड और एड्रेस द थ्रेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हेंस महमूद एक्सप्लॉइटेड दिस यूनिटी। और महमूद ने इसी छोटी सी प्रॉब्लम का फायदा उठाया बुरी तरह। ये डिसयूनिटी जो इंडिया में थी इसका फायदा उठाया एंड ही सक्सेसफुली अटैक्ड एंड लूटेड पार्ट्स ऑफ इंडिया। वंस अगेन, हाउ मेनी टाइम्स? से इट 17 टाइम्स। Isn't that crazy guys? है ना? Isn't that crazy? कमेंट में क्रेजी ओपी लिख दो अगर आपको भी मेरी तरह इतना क्रेजी फील हो रहा है कि बताओ 17 बार हमारे देश को लूटा है बुरी तरह। उसके बाद ब्रिटिशर्स इंडिया से आके लगभग 43 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू इंडिया से ले गए। सो मैं बस एक बार को ये सोचता हूं कि व्हाट इफ ये नहीं हुआ होता? व्हाट इफ महमूद ऑफ गजनी इंडिया पे कभी अटैक ही नहीं कर पाता, ये सारे राजपूत एक हो जाते और इंडिया की यूनिटी को बनाए रखते, तो ये पैसा भी इंडिया में रहता। फिर अगर यही इंडियन किंग्स आगे भी अपनी यूनिटी को बनाए रखते तो ब्रिटिशर्स इंडिया कभी ना आते, तो आज हमारा देश कितना अमीर देश होता। ये एक सोचने वाली बात है ना। हेंस मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट रेट्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी ने कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी। कौन कौन सी? सबसे पहली आती है जयपाल के साथ। राजा जयपाल की स्टोरी बहुत पॉपुलर है दोस्तों। पाकिस्तान और पंजाब वाला जो रीजन है आज के समय में, वहां के ये राजा हुआ करते थे, राजा जयपाल।
गजनी का जो पहला, महमूद ऑफ गजनी का जो पहला इंडिया में बड़ी लड़ाई थी वो राजा जयपाल के साथ ही हुई थी। जयपाल रूल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान टू पंजाब, पूरे अफगानिस्तान से पंजाब तक पूरे में जयपाल रूल करते थे। जयपाल को बुरी तरह हराया गया महमूद ऑफ गजनी ने, एंड जिसके बाद इस बात से जयपाल इतने ज्यादा दुखी और ह्यूमिलिएट हो गए कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली, अपने आप को जला के। उन्होंने खुद में आग लगा ली और वो अपने आप को खत्म कर दिया कि भाई मैं ये जो बेइज्जती है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जयपाल के बेटे आते हैं, उनका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल ये बात समझ गया था कि भाई अकेले महमूद ऑफ गजनी को हराना इम्पॉसिबल है, उसकी आर्मी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो हमें चाहिए हेल्प। तो आनंदपाल ने क्या करा, अलायंस बनाया, यानी कि दूसरे देशों के साथ दोस्ती बनाई, दूसरे पार्ट्स के साथ, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के साथ इसने अलायंस बनाया। कलेक्टिवली एफर्ट था कि भैया हम टर्किश इन्वेजन को भारत में रोकेंगे। इनफैक्ट जो औरतें थीं उन्होंने तक कंट्रीब्यूट करा, उन्होंने भी अपने सारे हीरे जवाहरात जितने उनके पास सोने चांदी से सबको पिघला दिया कि भाई इनको पिघलाओ और इनसे क्या बनाओ, तलवारें बनाओ इनसे, कि हमारे देश को आजाद रखना है अब तुम लोगों को। डिस्पाइट ऑफ सो मच एफर्ट्स, यूनिटी एंड एवरीथिंग, स्टिल हमारा देश हार गया। हमारे देश में लोगों ने साथ आके भी लड़ाई करी, लेकिन फिर भी महमूद ऑफ गजनी ने हमारे देश के इन राजपूतों को हरा दिया और महमूद ऑफ गजनी अब पूरे के पूरे इन रोड्स ऑफ इंडिया में आ सकता था। आप मतलब सोच के देखो ना कि अगर ये इंडिया है ना, अब ऐसा ही तो इंडिया, यहां पे जितने राजा थे सबको हरा दिया, तो अब तो इसके पास यहां इंडिया के अंदर घुसने के रास्ते बन चुके हैं कि नहीं बन चुके? तो भाई ये बहुत जरूरी बात थी। केवल टेंपल टाउन्स को टारगेट करता था, केवल उन शहरों में जाता था जहां पे बड़े बड़े मंदिर हैं, जहां बहुत पैसा है। महमूद ने जो बाद में रेड्स करी वहां पे केवल टेंपल टाउन्स थे नॉर्थ इंडिया में। टेंपल्स को अट्रैक्ट करता था, टेंपल्स पे जाता था क्योंकि यहां इसको पता है कि बहुत पैसा है, बेहिसाब पैसा मुझे मिलेगा मंदिरों में। चालाक था। दे वर सीन एज सिंबल्स ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस, और उनको देखा जाता था इंडियन रेजिस्टेंस का सिंबल कि भैया अब भारत के लोग क्या ही कर सकते हैं मेरा, कि मैं मंदिरों को लूट के ले जा रहा हूं। इसने कितने मंदिर तोड़ दिए। सबसे जरूरी चीज है द अटैक ऑन द सोमनाथ टेंपल। दोस्तों सोमनाथ टेंपल हमारे भारत का वन ऑफ द रिचेस्ट टेंपल हुआ करता था, जिसपे महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया। महमूद गजनी का सबसे एम्बिशियस और सबसे प्रॉफिटेबल रेड थी द सोमनाथ टेंपल इन काठीवाड़। तो काठीवाड़ में मंदिर पड़ता है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर पूरे भारत का सबसे रिचेस्ट मंदिर हुआ करता था। इसमें इतने सोना, इतना चांदी, सोने के सिक्के, बहुत पैसा था। इसको डिफेंड करा 50,000 लोगों की आर्मी ने, लेकिन वो सब हार गए, है ना, सब हार गए। इतने लोगों ने, अलग अलग राजाओं ने ट्राई करा, लेकिन महमूद ऑफ गजनी को हराना सबके लिए नियर इम्पॉसिबल होता जा रहा था। लोग गजनी को हरा ही नहीं पा रहे थे। आफ्टर फियर्स फाइटिंग, महमूद डिफीटेड द डिफेंडर्स, लूटेड ट्रेजरर्स एंड डिस्ट्रॉयड द टेंपल। बहुत खतरनाक 2 दिन तक लड़ाई चली, लेकिन उसके बाद भी महमूद ऑफ गजनी ने सबको हरा दिया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। इसके बाद तो उसके लिए सारे दरवाजे खुल चुके थे। अब सबको पता था कि अगर ये भारत आया तो इसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसीलिए इसने 17 बार लूटा और एक भी बार भारत में कोई गजनी को हरा नहीं, महमूद को कोई हरा नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है। पूरे 25 साल तक वो इंडिया को आके लूटता रहा, बट नोबडी वॉज एबल टू सेव इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अब बात करो, देखो इंपैक्ट ऑफ द रेड्स की। ये जो रेड्स हुई भारत में, 17 रेड हुई, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या था हमारे देश में? बहुत गहरा था। सबसे पहले तो हंड्रेड्स ऑफ टेंपल्स वर प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड। कई मंदिर प्लंडर हो गए, तोड़ दिए गए, फोड़ दिए गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लूट लिए गए। उसके साथ साथ महमूद बार बार गजनी चला जाता था, अपने साथ बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारी ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टवर्क्स को लेके।
ट्रांसफॉर्म्ड गजनी इनटू अ मैग्निफिसेंट कैपिटल। इंडिया से जो पैसा लूटा जाता था उससे वो अपना कैपिटल जो गजनी था, उस जगह को उसने इतना भव्य, इतना आलीशान, इतना रिच बना दिया था कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वहां पे इतने सारे मॉस्क, इतनी लाइब्रेरीज, इतने म्यूजियम्स बन गए थे, ये पूछे मत। और कहां से आ रहे थे? अलग अलग जगह से इंडिया को लूट के, अलग अलग मंदिरों को लूट के इंडिया से ले जाया जा रहा था और वहां पे ये बनाए जा रहे थे। अब बात करते हैं महमूद की पर्सनालिटी कैसी थी, है ना। हाउ वॉज ही एज अ पर्सन, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो समझ लो आगे का सब क्लियर हो ही गया। तो महमूद ऑफ गजनी एक बड़ा एम्बिशियस आदमी था, ये तो हम सब जानते हैं। एक ग्रेट मिलिट्री लीडर भी था, ठीक है, लेकिन इसका इंडिया पे रूल करने का कोई मन नहीं था। ये अपने गजनी को रूल करना चाहता था। और इवन अगर आप इंडिया की भी बात करें, ये अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहता था, लेकिन वो जो पंजाब वाला रीजन है उससे आगे कभी नहीं आया। उससे आगे ये खुश था कि भाई मैं जितना एरिया खुश है, इसको और अमीर बनाना है, इसमें और ज्यादा, आई हैव टू मेक इट मोर रिच, ना कि मोर बिगर। ये इसका गोल क्लियर था। फोकस्ड ऑन टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन सेंट्रल एशिया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था सेंट्रल एशिया में। इसको माना जाता था आइडल ब्रेकर के नाम से भी, कुछ लोग इसे आइडल ब्रेकर, क्योंकि ये मूर्तियां तोड़ता था। कहीं शिव जी की मूर्ति टूटी हुई है, कहीं विष्णु जी की मूर्ति तोड़ दी, इस तरीके की चीजें करता था। कई लोग इसे बैंडिट कहते थे, बैंडिट यानी कि लुटेरा, बैंडिट लुटेरा। और कई लोग इसे पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग भी कहते हैं कि भैया लोग इसे बहुत आर्ट और लर्निंग का शौकीन था, चीजें सीखने में बहुत तेज था, पढ़ता बहुत था, किताबें पढ़ता था, आर्ट म्यूजिक इन सब में तेज था। तो ही वॉज वेरी स्मार्ट बाय दैट। इसको पैट्रोनाइज करा, यानी कि इसके बारे में जो लिखा है वो लिखा है इस टाइम के फेमस ऑथर फिरदौसी और अल बरूनी ने। जो फिरदौसी हैं वो शाहनामा जो है उसके राइटर हैं, और हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन है हमारे अल बरूनी, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की। लॉन्ग टर्म इफेक्ट भारत के लिए क्या हुए? ये जो रेड थी ना, इन्होंने भारत की वीकनेस को एक्सपोज कर दिया था। दिस वॉज द सैडेस्ट पार्ट। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि ये भारत जो है ये एक वीक देश है, ये एक ऐसा देश है जिसको कोई भी आगे लूट सकता है, यहां के राजा आपस में यूनिटी नहीं रख पाते हैं। ये बात अब सबको पता चल गई थी, क्योंकि गजनी, महमूद ऑफ गजनी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार 25 साल तक भारत को लूटा। इससे पूरे देश को, पूरे दुनिया को, पूरे सेंट्रल एशिया, पूरे एशिया को पता चल गया था कि इंडिया इज अ वीक कंट्री। यही पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर टर्किश कन्केस्ट। इसी के कारण फ्यूचर टर्किश कन्केस्ट प्रूव हुई। महमूद की डेथ के बाद गजनी एम्पायर पूरी तरह डिक्लाइन हो गया। ये हमेशा होता है दोस्तों, एक पावरफुल रूलर आता है, वो अपने टाइम पे अपने रूल को बहुत अच्छा बना देता है, बट अपने बाद वो उसको कंटिन्यू और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता है। इसी कारण पूरा गजनी एम्पायर जो है चला गया। नॉर्थ इंडिया जो है वो रिलेटिवली फ्री ऑफ इन्वेजन रहा, यानी कि अब अगले 150 साल, लगभग अगले 150 साल तक इंडिया को और किसी ने नहीं लूटा ज्यादातर। लेकिन इस 150 साल बाद आने वाला था वो जो इंडिया को लूटने का नहीं, इंडिया को जीतने का सपना देख रहा था। गजनी तो दोस्तों, महमूद ऑफ गजनी तो वो व्यक्ति था जिसने भारत को केवल एक लूटने की नजर से देखा कि भारत में जाओ, पैसा लो और निकालो। लेकिन अब आने वाला था वो व्यक्ति जिसने सपना देख रखा था कि अगर ये इतना ही वीक एम्पायर और इसके पास इतना ही पैसा है तो क्यों ना इस देश को लूट ही लिया जाए। और ये था मोहम्मद घोरी। अब पढ़ते हैं मोहम्मद घोरी के बारे में। तो भाई मोहम्मद घोरी की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा बात करते हैं कि मोहम्मद घोरी से जस्ट पहले क्या सिनेरियो था। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 150 साल तक महमूद ऑफ गजनी के किसी ने भी इंडिया पे इन्वेड नहीं करा, लेकिन फिर आया कौन? मोहम्मद घोरी। तो बाय द 12th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया 5 मेजर राजपूत किंगडम्स में डिवाइडेड था। पूरा भारत में चौहान थे दिल्ली अजमेर में, चंदेल थे बुंदेलखंड में, सोलंकी थे गुजरात में, और परामर्श थे मलवा में, और राठौर थे आपके कन्नौज में।
तो पूरे भारत को ये राजपूतों ने इन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। अब देखिए राइज ऑफ मोहम्मद घोरी, किस तरीके से मोहम्मद घोरी पावर में आएगा, ये इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बाय द एंड ऑफ 12th सेंचुरी एक नई पावर आई, घोर। ठीक है, घोर एक नई पावर शुरू हुई नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान में, गजनी के पास ही, जहां गजनी हुआ करता था। मोहम्मद घोरी जो कि घोर का रूलर था, ही एमर्ज्ड एज द की फिगर हियर। घोरी के जो एम्बिशंस थे और स्ट्रैटेजी थे, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द महमूद ऑफ द गजनी। महमूद ऑफ द गजनी चाहता था दैट हिज एम्पायर, हिज गजनी एम्पायर शुड बी द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। बट ऑन द अदर हैंड जो मोहम्मद घोरी था, उसका एम था टू कॉन्कर इंडिया परमानेंटली। उसे पता था कि इंडिया एक वीक देश है, इस समय यूनिटी लेस है, बेस्ट टाइम है, हथौड़ा मारो पूरा देश अपना बना बनाया मिल जाएगा, इससे उनका किंगडम बहुत एनरिच हो जाएगा, उनके पास बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। इसीलिए ही अडॉप्टेड अ सिस्टमैटिक अप्रोच। उसने एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाई जिससे वो देश को ना केवल लूट पाए बल्कि उसके सारे रीजन्स में रूल करना शुरू कर पाए। अब देखो, इनिशियली उसने मुल्तान, सिंध और पंजाब वाले रीजन पे कॉन्कर करा। अब अगर मैं अपना इंडिया का आपको एक बेसिक मैप दिखाऊं, है ना, तो हमारा इंडिया कुछ ऐसा है। यहां पे मुल्तान, सिंध, पंजाब, ये है पूरा रीजन। ये पूरा रीजन कौन सा है? मुल्तान, सिंध और पंजाब। यहां से ही तो अफगानिस्तान से ही वो आया था, यहां से ही उसने पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। जैसे ही उसने ये एरिया कैप्चर करा, इससे उसे अंदर, भारत के अंदर वाले एरियाज तक का एक्सेस अब मिल पा रहा था। अब यही उसका सपना था, और अब उसका जो पूरा का पूरा सपना था वो था पूरा इंडिया। उसके लिए उसने चूज करा किसको? दिल्ली को, दिल्ली सल्तनत। और दोस्तों यही मोहम्मद घोरी से शुरुआत होगी हमारे भारत में मुस्लिम डायनेस्टी, द दिल्ली सल्तनत की। आइकॉनिक है दोस्तों दिल्ली सल्तनत, जिसने दिल्ली की नींव रखी है। आइए देखते हैं कि कैसे आया दिल्ली सल्तनत। देखो, तो दोस्तों बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल की, द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स, जैसे मोहम्मद घोरी जो फाउंडेशन रखी उन्होंने टर्किश रूल इन इंडिया की, उसमें सबसे पहली बैटल आती है द बैटल ऑफ तरेन। कहां? बैटल ऑफ तरेन, जो कि क्या हुई थी? जहां पे मोहम्मद घोरी ने अटैक करा था पृथ्वीराज चौहान पे, जो कि राजपूत रूलर थे दिल्ली अजमेर के। अब पृथ्वीराज चौहान किसी से कम नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में तो मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हराया। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड घोरी डिसाइसिवली इन द बैटल, मतलब एक तरफा पीटा। फिर घोरी ने यह सपना लिया कि अब मैं वापस आऊंगा और पृथ्वीराज चौहान को हराऊंगा। घोरी ने रिट्रीट किया और वापस से ये डिटरमाइन किया कि मैं दोबारा आके अपना बदला जरूर लूंगा। अब देखो, अब होती है सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन 1192। ये कब हुई थी? 1191। अगले ही साल मोहम्मद घोरी फिर से आया अपनी आर्मी को बढ़ा के, नई सेना लेके। घोरी इस बार एक बड़ी आर्मी के साथ, एक बेटर प्रिपेयर्ड आर्मी के साथ आया था। अब पृथ्वीराज चौहान भी कोई उल्लू नहीं था, उन्हें पता था दैट ही नीडेड अलायंस दिस टाइम टू विन। अब होती है एक बहुत बड़ी दुर्घटना। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत था और सारे राजपूत उनके साथ आ गए थे। एवरीबडी वॉज रेडी कि हाँ हम भैया अपने देश को बचाएंगे। लेकिन एक ऐसा इंसान था राजा जयचंद्र, जो कि कन्नौज के राजा थे। अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर के चलते, अपने ईगो के चलते इन्होंने कहा ना भैया मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा। और इसी की वजह से राजपूत जो थे वो हार जाते हैं इस बार घोरी से, और पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर करके मार दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान तो चला गया। अब सेकंड बैटल के बाद व्हाट इज द आफ्टरमैथ? हुआ क्या? देखो, एंड ऑफ राजपूत डोमिनेंस माना जाता है। यहां पे जो जयचंद्र राजा थे, इन्होंने सोचा कि नहीं कोई नहीं, ये आएगा लूट के चला जाएगा, हमें क्या, हम तो दिल्ली को भी कैप्चर कर लेंगे। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि भारत में आके हो सकता है वो रह जाए। और यही रीजन बना कि भारत में राजपूतों का ही डोमिनेंस खत्म हो गया जब अंग्रेज ये आए, जब हमारे दिल्ली सल्तनत के लोग शुरू होंगे। तो दिस इज मार्क्ड एज द एंड ऑफ राजपूत डोमिनेंस इन नॉर्दर्न इंडिया। दिल्ली अब मुस्लिम हाथों में आ चुका था और यहां से शुरू होता है मुस्लिम रूल, जो कि चलेगा
सोचो 1192 से शुरू होगा और 1858 तक चलेगा। आप मुझे सब्ट्रैक्ट करके कमेंट में आंसर बताओ कि कितने साल तक मुस्लिम रूल इंडिया में रहा। मोहम्मद घोरी जीतने के बाद कहां चला जाता है? वापस घोर चला जाता है। लेकिन अब इंडिया का क्या होगा? इंडिया में वो छोड़ के जाता है अपना बहुत ही मतलब सबसे अच्छा जनरल, जो उसका बहुत ही स्पेशल जनरल था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको वो वाइसरॉय बना देता है इंडिया का, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये क्या करता है, ये बहुत अच्छा लीडर था। तो ये कालिंजर जो बुंदेलखंड वाला पूरा रीजन था और अहिलवाड़ा गुजरात वाला जो रीजन था उसको कैप्चर कर लेता है। और अब ये अपना पूरा रीजन जो था उसको मथुरा, ग्वालियर, मलवा, बहुत आगे आगे तक फैलाता है। अब देखो मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी, अब देखो यहां पर शुरुआत हो गई है किसकी? शुरुआत हो गई है दोस्तों मामलुक डायनेस्टी की। ध्यान से देखना, मामलुक डायनेस्टी है क्या, अभी आगे लिखा भी आएगा, लेकिन मैं आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। मोहम्मद घोरी भारत आया। मोहम्मद घोरी पहली बार हार गया, वापस गया, दोबारा आया, इस बार जीता। और इस बार जीत के भारत में अपना एक वर्कर, उसके लिए तो एक वर्कर है ना, एक नौकर है उसके लिए, उसको छोड़ गया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बाय चांस कुतुबुद्दीन ऐबक भी कितना अच्छा लीडर निकला, जिसने इंडिया के बाकी सारे एरियाज को कैप्चर करा। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ वेरी गुड पर्सन, आगे हम पढ़ेंगे। ही वाज कॉल्ड लाख बख्श, वो बहुत ही अच्छा इंसान था एंड अ वेरी गुड मिलिट्री लीडर। तो लोग भी उसे पसंद करने लगे एंड वो बाकी राजाओं को हराने भी लगा। हेंस इंडिया अब कुतुबुद्दीन ऐबक की लीडरशिप में आ गया। और यहां से मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वाज आफ्टर ऑल अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, वो स्लेव था। तो अब देखो आगे ये सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं आपको बस कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने के लिए बताया। अब देखो, अब हमने एक तरफ किसकी बात करी? एक तरफ हमने बात करी मोहम्मद घोरी की। मोहम्मद घोरी के बाद आए उनके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। इन्होंने बिहार और सारा जो सेना डायनेस्टी थी बंगाल में उसको ओवरथ्रू कर दिया। इन्होंने बुद्धा की जो मोनास्ट्रीज थी और लाइब्रेरीज थी जैसे कि नालंदा, उनको जला दिया। और सिग्निफिकेंस डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, ठीक है। इनके अंडर में ये जो मोहम्मद घोरी के जनरल थे बख्तियार खलजी, इनके अंडर में नालंदा यूनिवर्सिटी जल गई और भारत के बहुत सारे लाइब्रेरीज को जला दिया गया। अब आती है द लेगेसी ऑफ मोहम्मद घोरी, है ना। मोहम्मद घोरी को याद कैसे रखा जाता है? क्या मोहम्मद घोरी एक बहुत ही स्किल्ड मिलिट्री लीडर था? नहीं था, है ना, नहीं था, बहुत स्किल्ड नहीं था। क्या वो कल्चरली इंक्लाइंड था? क्या उसको आर्ट क्राफ्ट इस सब का शौकीन था? नहीं था। केवल मोहम्मद घोरी को याद रखा जाता है एज द फाउंडर ऑफ टर्किश किंगडम इन इंडिया। तो टर्किश किंगडम की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे ये राजा हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, है ना, कुतुबुद्दीन हो गए, उसके बाद कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ आएंगे इल्तुतमिश। ये सब कौन है? ये सब टर्किश रूलर्स हैं। कौन है ये? सब टर्किश रूलर्स हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रखा जाता है। और इसने जो भारत में कंकेस्ट करी है, यही इन्होंने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, ऐसे याद रखा जाता है। ये इसकी लेगेसी है। अब बात करते हैं द दिल्ली सल्तनत की, इंट्रोडक्शन टू द दिल्ली सल्तनत, जिसने भारत पे 1206 से लेके 1526 तक रूल करा। 1526 में क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी। नहीं, 1526 में तो हमारी कौन सी बैटल है बताओ? बिल्कुल सही, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होगी, है ना, 1526 में, जहां पे इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा और शुरू हो जाएगा मुगल शासन। देखो भैया, अब द पीरियड फ्रॉम 1206 CE टू 1526 CE इज नोन एज द एरा ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसी समय को दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता था। द नेम कम्स फ्रॉम द टाइटल सुल्तान हेल्ड बाय द रूलर्स। तो ये जो नाम आया है दिल्ली सल्तनत, ये सल्तनत शब्द आता है क्योंकि यहां पे रूल करने वाले को कहा जाता था सुल्तान। इसकी कैपिटल थी दिल्ली, ऑब्वियसली। और दिल्ली सल्तनत का मतलब ये मत समझना कि केवल दिल्ली सल्तनत में इंडिया के बहुत सारे रूल आते थे, स्टेट्स अलग अलग। तो आसपास का पूरा एरिया दिल्ली सल्तनत कहलाया जाने लगा। देखो, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, मोहम्मद घोरी तो 1206 में चल बसे, ठीक है। और पीछे कौन था उनके पीछे? उनके वाइसरॉय जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वही इंडिया पे लीड कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोरी
घोरी के जितने भी इंडियन टेरिटरीज थी सबको कंट्रोल करा। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। क्या था? एक स्लेव था घोरी का। रोज थ्रू द रैंक्स टू बिकम अ जनरल ड्यू टू मेरिट। लेकिन वो इतना अच्छा था कि वो धीरे धीरे करके स्लेव से एक जनरल बन गया। आर्मी में अपनी रैंक उसने इतनी हाई कर ली पोस्ट पे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 CE। यही था जिसने फाउंडेशन रखी। जो डायनेस्टी उसने शुरू करी उसको या तो मामलूक डायनेस्टी कहा जाता है या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। बिकॉज कई रूलर्स मानते थे कि भैया यहां के जितने भी ओरिजिन है सब स्लेव ही तो है, क्योंकि यही स्लेव था जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यही स्लेव था। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका रेन और इसका कैरेक्टर कैसा था, इसने कितने टाइम पे रूल करा, कैसा रूल करा और इसका कैसा इंसान था। इसका रेन था 1206 से 1210, तो बेसिकली इसने लगभग 4 साल रूल करा। इसको कोर्ट हिस्टोरियंस कहते थे वेरी जस्ट एंड जनरस। जस्ट मतलब इंसाफ करने वाला, एंड जनरस मतलब दिल, जो जिसका दिल बहुत बड़ा हो। कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। इसको केवल एक चीज की पड़ी थी कि मेरी प्रजा खुश रहे, मेरी प्रजा सुखी रहे, यही ये चाहता था। इसीलिए इसको टाइटल मिला लाख बख्श, गिवर ऑफ लैक्स। इतना डोनेशन करता था, लाखों लाखों रुपए की डोनेशन कर देता था ये। नोन टू हैव ट्रीटेड हिंदूज वेल, और इसको माना जाता है कि इसने हिंदूज को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करा है, जबकि धार्मिक डिफरेंसेस रहे हैं, है ना, तब भी। अब कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने काफी मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। 2 मॉस्क बनवाए हैं, दिल्ली में एक अजमेर में। और इसी ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करा है ना, जो उसके खुद के नाम पे है, कुतुब मीनार। और ऑफ कोर्स इसको कंप्लीट करने वाले इल्तुतमिश थे, इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। 2 फ्लोर इसने बनाई। फाइनल स्टोरी जो है ना, जो कि 5th स्टोरी है, तो 4 मंजिल बनवाई हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने और आखिरी मंजिल बनवाई इल्तुतमिश ने, है ना, 1 मंजिल। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश जो है इनके सन इन लॉ है, SIL, सन इन लॉ। लेटर फिरोज शाह तुगलक एडेड द फाइनल। तो इल्तुतमिश जो है, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐड करा इसमें, फाइनल जो थी वो उन्होंने ऐड करा, इल्तुतमिश ने भी आगे बनाया। तो सब लोगों ने, 3 लोग बेसिकली कुतुब मीनार को बनाने में माना जाता है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा, फिर इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया, है ना, और उसके बाद लेटर फिरोज शाह तुगलक ने भी फाइनल 5th स्टोरी कुतुब मीनार पे ऐड करवा दी। कंट्रोवर्सीज देखो, कंट्रोवर्सीज इनकी क्या है? टू बिल्ड मॉस्क एंड मॉन्यूमेंट्स, एंशिएंट टेंपल्स वर डिमोलिश्ड फॉर। इसलिए इन्होंने मॉस्क बनाए वेल्थ के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, जिससे पता चलता है कि रिलीजियस जील थी और पॉलिटिकल असर्शन ओवर न्यूली कंकर्ड लैंड्स, के नई जगह पे जाके हमें अपनी पावर को दिखाना है, ऐसा ये चाहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की लेगेसी की बात करें तो ऑफ कोर्स इनका जो समय था रूल करने का वो बहुत छोटा, केवल 4 साल का था। लेकिन इनके रूल को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इंडिया को रूल करा, इंडिया के लोगों ने इन्हें अपना लिया। अगर इन 4 सालों में इन्हें इंडिया के लोगों ने नहीं अपनाया होता तो शायद उसी समय ये पूरी डायनेस्टी खत्म हो गई होती और दिल्ली सल्तनत कभी बनती नहीं। लेकिन 4 साल ये इतने अच्छे से रूल करा इन्होंने इंडिया में कि लोगों ने इन्हें अपना लिया, जिसकी वजह से फाउंडेशन का काम किया इन्होंने दिल्ली सुल्तान की। इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और अलग अलग इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाने भारत में शुरू कर दिए थे। इनको दिल्ली सल्तनत के फाउंडर की तरह ही जाना जाता है ना। इनके मिलिट्री कन्केस्ट क्या थे उससे नहीं जाना जाता। अब आते हैं इल्तुतमिश, द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने आगे बढ़ाया, इसको कहा जाता है द कंसोलिडेटर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, दिल्ली सल्तनत को इकट्ठा किया है इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 में निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, किससे? पोलो खेलते खेलते गिर जाने से। तो इसमें आपको हंसी मजाक नहीं बनाना है ना। पोलो खेल रहे थे बेचारे, गिर गए, डेथ हो गई। दो ब्रीफली सक्सीडेड बाय सन, थोड़े समय के लिए, है ना, उनके जो सन इन लॉ इल्तुतमिश थे, इस सन इन लॉ बिकेम सुल्तान, वो बन गए। वो एक केपेबल रूलर जिनको क्लेवर हैंडलिंग के लिए जाना जाता था, चैलेंजेस को बड़े अच्छे से हैंडल करते थे। इन्होंने पावर को कंसोलिडेट कैसे किया ये समझो। इन्होंने जितने भी रेबेलियंस हो रहे थे बाकी टर्किश नोबल्स और राइवल्स के द्वारा, उसको रोका। जो खिलजी गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसको रोका। दोस्तों अब एक बात समझो, टर्किश जितने लोग थे, आपको मैंने बताया था, जो टर्किश एम्पायर था वो अलग अलग पावर्स में टूटा, छोटे छोटे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया केवल यही आए, इंडिया और भी पावर आई थी। जैसे इसी प्रकार से
जो खिलजी गवर्नर बंगाल के थे, ये बंगाल से सोच रहे थे हम भी इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, तो इसको भी रोक दिया। डिस्ट्रॉयड पावर ऑफ गजनी, तो वहां पे उधर जो गजनी था और मुल्तान था, इन सब को हटा दिया, जिससे एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं दिल्ली के ऊपर वो सब हट गए, है ना। तो बाकी जितने भी टर्किश एम्पायर थे सबको इल्तुतमिश ने हरा दिया था। अब द कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं मंगोल का थ्रेट। इसी समय पे दोस्तों सबसे बड़ा खतरा जो सब पे मंडरा रहा था एशिया में, वो था मंगोल इन्वेजन। तो चंगेज खान है, चंगेज खान जो कि मंगोल चीफ था, उसने क्या करा था, परस्यूड द शाह ऑफ पर्सिया अप टू इंडियाज बॉर्डर। उसने पूरे पर्शिया को हरा के अब वो इंडिया के बॉर्डर्स तक आ पहुंचा था। इल्तुतमिश ने रिफ्यूज कर दिया उसको शेल्टर देने से टू द फ्लीइंग शाह, दस अवॉइडिंग मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया। देखो, मंगोल चीफ ने क्या कहा, परस्यूड, वो चाहता था कि शाह ऑफ पर्शिया, पर्शिया जो है ना वहां का जो रूलर था उसको कहते हैं शाह ऑफ पर्शिया, वो इंडिया आ गया था भागते भागते, और उसके पीछे पीछे कौन आ रहा था, चंगेज खान भी आ रहा था। अब ये शाह ऑफ पर्शिया ने आके इससे कहा इल्तुतमिश से कि मुझे अपने भारत में शरण दे दो, दिल्ली सल्तनत में। लेकिन इसने बोला हम कोई आपको शरण वरण नहीं देंगे, क्योंकि हमने अगर आपको अपने यहां रख लिया, छुपा लिया, तो पीछे से आएगा चंगेज खान और वो हम सबको बहुत मारेगा। तो भैया ये यहां से चले जाते हैं, इसके कारण हम इंडिया बच जाता है। दिस डिप्लोमैटिक मूव प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द डेवस्टेशन। मिलिट्री सक्सेस एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो उन्होंने राजपूत रूलर को हराया उज्जैन में, रणथंबोर में, मलवा में, ग्वालियर में, और पूरा नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करा नर्मदा रिवर तक। इनको रिकॉग्निशन मिलता है अपने खलीफ से बगदाद के एज अ सोवरेन ऑफ इंडिया के भैया इन्होंने इंडिया को एक लेजिट एम्पायर में बदल दिया। वो इंडिया जो अभी तक खुद में टूटा हुआ था, उस पूरे इंडिया को एक एम्पायर के अंडर में लाने का काम किया है इल्तुतमिश ने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करे इन्होंने, गवर्नमेंट में भी कुछ रिफॉर्म्स लाए इन्होंने। क्या करा, फाइनेंस और रेवेन्यू सिस्टम को फिर से बनाया, है ना। इन्होंने इक्ता सिस्टम को स्टार्ट किया, एम्पायर को डिवाइड किया प्रोविंसेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्ता कहते हैं। बेसिकली जैसे इंडिया में, इंडिया एक कंट्री है और उसके अंदर स्टेट्स हैं और फिर सिटीज हैं, ऐसे इक्ताज। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इक्तादार, तो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा एक इक्तादार ऑफिशियल्स, जिनका काम है टैक्स कलेक्ट करना उस जगह से और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, बेसिकली जो एक आईएएस ऑफिसर का काम होता है आज के समय में। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, पैट्रन ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर, कि भैया ये व्यक्ति का आर्ट एंड कल्चर में कितना इंटरेस्ट था। तो भैया ये पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स शुरू करे थे। ये इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार मार्क्ड बात है। इन्होंने कुतुब मीनार जो था उसको भी कंप्लीट करा और उसके बाद अपना खुद का मकबरा भी बनाया इन्होंने, है ना। पेट्रोनाइज्ड आर्ट एंड लर्निंग, वेलकम्ड स्कॉलर्स फ्लीइंग मंगोल इन्वेजन्स अक्रॉस एशिया। तो सारे वो लोग, सारे वो पेट्रॉन्स, जो स्कॉलर्स थे, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो मंगोल इन्वेजन से डर डर के अलग अलग जगह भाग रहे थे, वो भारत आ रहे थे, ये उन सबको रख रहा था। इसने बस पर्शिया के शाह को मना कर दिया, आप यहां मत रहिए। लेगेसी कैसे याद किया जाता, लेगेसी का मतलब क्या है, कैसे याद किया जाता है। तो इल्तुतमिश को ट्रू फाउंडर ऑफ द दिल्ली सुल्तनत भी माना जाता है कि भैया ये बहुत ही ज्यादा शानदार इन्होंने काम करा। 4 साल रूल नहीं करा, काफी ज्यादा रूल करा इन्होंने, है ना। 26 साल इन्होंने दिल्ली सल्तनत को चलाया है। इन्होंने सल्तनत को एक लूज घोरी कॉन्केस्ट से एक वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट एम्पायर में बदला। तो भैया उस समय, जिस समय इन्होंने अपने हाथ में दिल्ली को लिया, उस समय दिल्ली धीरे धीरे, अभी तक यही मान रहा था कि हमें तो केवल मोहम्मद घोरी ने आके लूट लिया था, अभी हमारे ऊपर हो क्या रहा है। वहां से लेके इन्होंने ऐसा फेज लाया कि हाँ, ये जो इल्तुतमिश है अब ये हमारा राजा है और हम भारत में इसके अंडर में रहते हैं और ये पूरी दिल्ली सल्तनत है। अगले जो पावरफुल रूलर्स आए उनके लिए इसने एक सही स्टेज सजा दिया था। सक्सेशन क्राइसिस, अब होता है पहला सक्सेशन क्राइसिस, यानी कि आगे राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि जो हमारे इल्तुतमिश हैं उनका कोई बेटा था नहीं। उनका जो बेटा था वो हाफ ब्रदर था रजिया का, मतलब वो केपेबल नहीं मानते थे। इल्तुतमिश वाज वेरी स्मार्ट, उन्हें लगता था कि उनकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो केपेबल है अगली राजा बनने के लिए, लीडर बनने के लिए। वो दिल्ली सल्तनत को जितनी ऊंचाइयों पे वहां उन्होंने पहुंचाया, उनसे भी ऊपर पहुंचा सकती है। तो वो इल्तुतमिश अपनी बेटी रजिया को अपना सक्सेसर चूज कर देते हैं। लेकिन जो बाकी के नोबल्स थे वो इस बात से खुश नहीं थे।
बाकी लोग जो मंत्री हैं वो चाहते थे कि भाई हमारे ऊपर एक औरत राज करेगी, हम ऐसा होने नहीं दे सकते। इंस्टेड वो क्या चाहते थे, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि हाफ ब्रदर थे रजिया सुल्तान के, वो राजा बन जाए और उन्होंने बनवा दिया। अब ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे ये प्लेजर लविंग और इनइफेक्टिव राजा थे। प्लेजर लविंग का आप सही वर्ड बताएं तो मैं बोल सकता हूं बहुत ही लेजी, काम धाम से मतलब नहीं था, केवल अय्याशी करने वाला राजा था। इनइफेक्टिव था, केवल 7 महीने के लिए राजा बना, उसके बाद इसको हटा दिया गया। अब रजिया ने फिर से 1236 में थ्रोन को लिया। रजिया लड़ाई में बहुत अच्छी थी। रजिया को माना जाता है एज अ ब्रेव, इंटेलिजेंट और जस्टिस करने वाली औरत, है ना। इनके अंदर वो क्वालिटीज थी जो एक ग्रेट राजा के अंदर होनी चाहिए। इन्होंने ओपन खुले सभाएं करी, घुड़सवारी करती थी और आर्मी इसको लेके बैटल में उतर जाती थी। प्रायोरिटाइज द वॉरफेयर वेलफेयर ऑफ हर सब्जेक्ट्स ओवर द ट्रेडिशन। इन्होंने अपने ट्रेडिशंस के चक्कर में अपनी जनता, प्रजा का जो भला है उसको कभी नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं रेबेलियन। तो देखो, टर्किश नोबल्स जितने भी और लोग थे टर्किश इनके सभा में, वो सब चाहते थे कि भैया रजिया सुल्तान हट जाए, हम रजिया सुल्तान के अंडर में रूल नहीं कर सकते। इसके खिलाफ रेबेल्ड अगेंस्ट हर अथॉरिटी। लोगों ने बोला हम काम ही नहीं करेंगे, जाओ, रेबेल कर दिया उन्होंने। डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड रजिया, है ना, डिफीट, हरा दिया और रजिया इम्प्रिजन्ड हो गई। रजिया ने वहां पे अल्तूनिया से जो लीडर है रेबेल्स के, उनके साथ उन्होंने दोस्ती करी, मैरिड हिम एंड रीगेन पावर, उसी से शादी करके फिर से पावर में आ गई। अटेम्प्ट टू रीटेक थ्रोन फेल्ड, लेकिन फिर से इस बार रजिया और अल्तूनिया दोनों को मार दिया गया 1240 में। तो लोगों को ये राजी ही नहीं था कि रजिया सुल्तान हमारी रूलर बने। अब रजिया सुल्तान की लेगेसी और लेजेंड्स यानी कि कहानियां क्या क्या है भैया। एक रोमांटिसाइज्ड और ट्रैजिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के। रोमांटिसाइज्ड यानी कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और ट्रैजिक बड़ी दुख की कहानी है इनकी कि ये चाहती, ये अगर रूल करती तो शायद ये बहुत अच्छी रानी बनती, लेकिन इनको मौका ही नहीं दिया। सेड टू हैव फॉलन लव विद याकूत एंड एब्सिनियन स्लेव। माना जाता है कि इनको प्यार हो गया था एक याकूत नाम के व्यक्ति से, जो कि कौन थे, एक एब्सिनियन स्लेव थे। लेजेंड से दैट अल्तूनियाज रेबेलियन वाज मोटिवेटेड बाय जेलेसी। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अल्तूनिया ने जो रेबेलियन किया था वो जलन के कारण ही किया था। आफ्टर याकूत्स मर्डर, याकूत को जब मार दिया गया तो रजिया ने अल्तूनिया से ही शादी कर ली अपने जीवन को बचाने के लिए। क्योंकि सोचो, अल्तूनिया जो था यही रजिया के खिलाफ क्या कर रहा था, रजिया के खिलाफ रेबेलियन कर रहा था। रजिया बहुत चालू थी, रजिया ने इसी से प्यार किया और इसी से शादी कर ली कि अब कौन करेगा रेबेलियन मेरे खिलाफ। लेकिन फिर भी दो शॉर्ट लिव्ड, हर रेन स्टैंड आउट एज अ यूनिक चैप्टर इन द मेल डोमिनेटेड एरा। तो बहुत छोटा उनका एम्पायर था, लेकिन इस मेल डोमिनेटेड एरा में उन्होंने अपनी छाप हिस्ट्री में बहुत अच्छी छोड़ी। ये तो बात सच है। देखो, अब बात करते हैं आफ्टर रजिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। उनकी डेथ के बाद 6 साल तक टर्मोइल रहा, है ना, दुख रहा। इवेंचुअली नसीरुद्दीन महमूद जो थे इल्तुतमिश के सबसे छोटे भाई, वो वापस से सुल्तान बन गए। वर्चुअस बट वीक एक्चुअल कंट्रोल वाज हेल्ड बाय गियासुद्दीन बलबन, अ पावरफुल नोबल। अब ध्यान से सुनो कि भैया इल्तुतमिश के सबसे छोटे भाई वो वापस राजा बन गए, लेकिन वो वीक थे, है ना, वो वीक, उनको नहीं पता था रूल कैसे करना है। तो मेन रूल कौन करता था, एक नोबल। नोबल कौन होते हैं, मंत्री जो बाकी के साथ में होते हैं कोर्ट में। उसमें से एक व्यक्ति का नाम था गियासुद्दीन बलबन। इसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है, अगला हीरो यही है हमारा। बलबन ने उनके बिहाफ पे 20 साल तक रूल करा, जिससे आगे जाके उन्होंने कहा अब हटो, अब मैं खुद ही रूल करूंगा। अब देखो, नसीरुद्दीन शाह की जब तक जीवित थे तब तक बलबन ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजा बनूंगा। 1266 तक उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही हमारे यहां पे सुल्तान साहब की डेथ हो जाती है, अब वो खुद को रूलर साबित कर देता है। वो ऑलरेडी दिल्ली पे 20 सालों से रूल कर रहा था। उसने 1266 से लेके 1286 तक ऑफिशियली अपने नाम पे रूल करा। नोन एज एक्सपीरियंस्ड एंड केपेबल रूलर के तौर पे इसे माना जाता है। थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप, ये डिवाइन किंगशिप में मानता था। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। डिवाइन किंगशिप मतलब ये मानता था कि जो व्यक्ति राजा है, जो व्यक्ति सुल्तान है, सुल्तान कौन है, सुल्तान वो है जिसको भगवान ने भेजा है। द सुल्तान वाज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। तो बेसिकली ये मानता था कि अगर मैं सुल्तान हूं तो पूरे जितनी मेरी प्रजा है वो मुझे भगवान माने।
जहां इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये सब मानते थे कि नहीं, प्रजा के लिए जीना है, ये कहता था प्रजा मेरे लिए जिए, ये उल्टा मानता था। तो ये चाहता था एक्सपेक्टेड एब्सोल्यूट ओबीडियंस एंड रेवरेंस, ये मानता था लोग इसकी पूजा करें, और इसने अगर एक शब्द भी बोल दिया तो इसके बाद कोई कुछ बोले ना, वही सब लोग तुरंत के तुरंत करने लगे। कोर्ट एटिक्वेट वॉज स्ट्रिक्ट, इनके नोबल्स जो थे ना वो हंस सकते थे, ना वो बैठ सकते थे, और ना वो कैजुअली बिहेव कर सकते थे इनके प्रेजेंस में, इनको भगवान की तरह ही ट्रीट करना होता था। एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स की भी बात करें तो बड़े चेंजेस आए। तो इन्होंने मोनार्क को एब्सोल्यूट और सेंट्रलाइज्ड बना दिया कि राजा ने जो बोल दिया वो बोल दिया, एक्स्ट्रा मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए, मैं तो भगवान हूं यार। इन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करा, इन्फेंट्री और कैवलरी को थोड़ा स्ट्रेंथन करा, बिल्ट एंड रिपेयर्ड फोर्ट्स को फिर से बनाया और कुछ को रिपेयर करा, एक इलैबोरेट स्पाई सिस्टम भी बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्पाई सिस्टम कि भैया आसपास की जगह पे हमारे स्पाइज रहने चाहिए, जितने भी रॉबर्स थे है ना, इन सबको इन्होंने सप्रेस कर दिया, एंड स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्स कर दिया कि भैया ऐसे समाज में अब एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ऐसे कोई चोरी चकारी बंद हो जानी चाहिए। अब देखो गियासुद्दीन बलबन स्ट्रेंथनिंग द सुल्तानत, इंटरनल चैलेंजेस क्या थे? क्रश्ड रेबेलियस नोबल्स स्पेशली टर्किश ऑफिशियल्स, द गवर्नर ऑफ बंगाल तुगरील खान डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, इन्हीं के समय पे, क्योंकि ये इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे लोग इनसे चिढ़ने लगे। तो जो बंगाल के गवर्नर थे तुगरील खान, इन्होंने कहा कि भैया बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर में नहीं आता। इस बात पे बलबन को इतना गुस्सा आ गया, 70 की उम्र में वो अपनी आर्मी लेके खुद ही निकल गया, है ना, डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड तुगरील एंड हिज एंटायर फैमिली, और वहां जाके वहां पे उसने तुगरील को हराया और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला। डिफेंस अगेंस्ट मंगोल, अब देखो नेवर लेफ्ट हिज कैपिटल, दिल्ली उसने कभी अपनी कैपिटल को नहीं छोड़ा, है ना, दिल्ली को एकदम वो पकड़ में रखता था, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े मुझे, क्योंकि उसको लगता था कि मंगोल्स इस समय कभी भी आके अटैक कर सकते हैं। फोकस ऑन फोर्टिफाइंग एंड डिफेंडिंग द किंगडम, बहुत ज्यादा महल बनवाता रहता था ताकि कभी भी अटैक हो तो वो बच जाए। उसने गवर्नर के रूप में भी केवल अपने बेटों को अपॉइंट कर रखा था। आर्मी को उसने कांस्टेंट स्टेट में रेडी रखा कि भैया आर्मी आप रेडी रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए सब घर बैठे रेडी, हर दिन प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। चलो अब बस खत्म कर रहे हैं दोस्तों। डिक्लाइन ऑफ द मामलुक, अब पूरी मामलुक डायनेस्टी खत्म कैसे हुई ये ध्यान से देखो। बलबन की डेथ होती है 1286 में, उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे वो वीक थे, इनकम्पिटेंट थे, 4 साल के अंदर मामलुक डायनेस्टी एंड हो जाती है। पावर अब आ जाती है खिलजी डायनेस्टी की, है ना, अलाउद्दीन खिलजी यहीं से आएगा, है ना। लेकिन फिलहाल आज हमें केवल यहीं तक पढ़ना था, दिल्ली सल्तनत तक। आई होप आपको मजा आया होगा ये वीडियो में, मजा आया तो कमेंट में मजा आया लिखते जाना, समझ जाऊंगा कि भाई ये ओजी अपनी ऑडियंस है, इनको सब समझ में आ गया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसका जो अगले चैप्टर है वो तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो उस पर भी क्लिक कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।